एक बहुत पुराना म्यूजियम था। म्यूजियम की दीवारों पर हजारों ऐतिहासिक तस्वीरें लगी हुई थे और उन तस्वीरों में कुछ ऐसी जिंदा तस्वीरें भी थे जिन्हें भूतिया तस्वीर कहना ही सही होगा। म्यूजियम कई सालों से बंद था, इसलिए हादसे भी थमे हुए थे, लेकिन एक सरकारी आदेश ने शहरवासियों को फिर से मौत के मुंह में आने का आमंत्रण दे दिया, क्योंकि भूतिया तस्वीरों से भरा म्यूजियम फिर से खुलने वाला था, जिसके लिए लोगों में उत्साह था। लेकिन कुछ ऐसे भी बुजुर्ग लोग थे जो उस म्यूजियम की तस्वीरों से वाकिफ थे और वो नहीं चाहते थे कि दोबारा फिर से मौत के दरवाजे को खोल दिया जाए। शहर में डर की दस्तक हो चुके थे। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक म्यूजियम आम लोगों के लिए खुला रहेगा। म्यूजियम में घूमने आए लोग टिकट के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। आज पहला दिन है, इसलिए लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। म्यूजियम में सभी को एक एक करके अंदर भेज दिया जाता है। अंदर जाते ही दर्शक हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतनी भयानक भूतिया तस्वीरें उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। कुछ तो ऐसी अनकही तस्वीरें थीं जिन्हें देखने से एहसास हो रहा था कि वहाँ आपस में बातें कर रही हो। घूमने आए हुए लोगों में से एक परिवार का बच्चा अचानक गायब हो जाता है। उसके मम्मी पापा म्यूजियम के हर कमरे में जाकर अपने बच्चे को ढूंढते हैं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता। म्यूजियम में उपस्थित गार्ड को सूचना दी जाती है। गार्ड अपने सीसीटीवी कैमरे में बच्चे को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी अचानक उस गार्ड के पास कुछ लोग और गुमे हुए लोगों की जानकारी देने पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते कई लोग गायब हो चुके थे। पहले ही दिन से भूतिया तस्वीरों ने अपने मायाजाल फैला लिया था। इतने सारे लोगों के गायब होने से सिक्योरिटी गार्ड परेशान हो जाता है और वह पुलिस को सूचित करता है। कुछ ही पल में पुलिस की कई गाड़ियां म्यूजियम पहुंच जाती है। खबर इतनी बड़ी थी कि मीडिया भी मौके पर ही अपनी जगह ले लेती है। म्यूजियम का चप्पा चप्पा छानने के बाद भी गायब हुए किसी भी आदमी का कोई सबूत नहीं मिलता। तभी एक पुलिस ऑफिसर की नज़र दीवार पर लगी हुई भूत की तस्वीर पर जाती है, जिसमें एक आदमी पेड़ से उल्टा लटका होता है और उसके पीछे एक भूतिया औरत दिख रही होती है। पुलिस ऑफिसर म्यूजियम में मौजूद गार्ड से पूछते हैं, क्या यह तस्वीर यहाँ पहले भी लगी थी? गार्ड को म्यूजियम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वो म्यूजियम में व्यवस्था रखने वाले एक आदमी से म्यूजियम की तस्वीरों के बारे में जांच पड़ताल करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये तस्वीरें कई 100 साल पहले की हैं। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उस जमाने में आज की तरह दिखने वाले लोग तो नहीं थे, तो तस्वीर में भी नहीं होने चाहिए थे। तभी पुलिस ऑफिसर कुछ और तस्वीरों पर नज़र घुमाते हैं। सभी तस्वीरों में आज के ज़माने का कोई न कोई आदमी नज़र आ रहा था, और जब गुमे हुए लोगों की शिनाख्त की जाती है तो पुलिस ऑफिसर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तस्वीरों में कैद आदमी वही लोग थे जो म्यूजियम में घूमने आए थे। ये मामला पुलिस से भी ऊपर पहुंच जाता है, इसलिए भूत विशेषज्ञ आदमी को बुलाया जाता है। भूत विशेषज्ञ तकनीक के माध्यम से म्यूजियम में भूतों के अस्तित्व की पुष्टि करता है और ये भी बताता है कि म्यूजियम के अंदर जो भी भूतिया तस्वीरें लगी हुई हैं वो किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि एक पुराने महल से लाई गई थी।
ऐतिहासिक अफवाहों के हिसाब से इन तस्वीरों को एक जादूगर ने राजा के कहने पर बनाया था, जिसमें उसने राजा के दुश्मनों को जिंदा ही अपनी मंत्र शक्ति के माध्यम से तस्वीरों में कैद कर दिया और उन तस्वीरों के महल के तहखाने में हमेशा के लिए भर दिया। लंबे समय के बाद ये भूतिया तस्वीरें यहाँ म्यूजियम तक पहुंची हैं और तस्वीरों में मौजूद इंसान राजा के दुश्मन, जो कि भूत बन चुके थे, वो तस्वीरों से बाहर आना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने हमारी दुनिया से एक एक आदमी को चुना है और उन्हीं आदमियों के शरीर के जरिए ये हमारी दुनिया में आ सकते हैं। भूत विशेषज्ञ की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं और अपने परिवार वालों के लिए दुखी होकर रोने लगते हैं। तभी वह आदमी बताता है कि तस्वीरों में कैद इंसानों को निकालने का एक ही तरीका है। हमें उन तस्वीरों से हर उस इंसान को मिटाना होगा जो हमारी दुनिया से गया है, लेकिन यह काम सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में करना होगा। पुलिस ऑफिसर भूत विशेषज्ञ से पूछते हैं, इतनी जल्दी किसी की तस्वीर मिटाना मुमकिन नहीं है, ये सब कैसे होगा? भूत विशेषज्ञ बताते हैं, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। हमें एक ऐसे केमिकल की ज़रूरत है जो एक सेकंड्स में ही किसी भी पेपर के रंग को मिटा सके, और किस्मत से उन्हें ऐसा केमिकल मिल भी जाता है जिससे सभी के घूमने आए लोग की तस्वीरों को मिटाया जा सके। लेकिन चुनौती तो सभी तस्वीरों को एक साथ मिटाने की थी। भूत विशेषज्ञ पुलिस ऑफिसर से कहते हैं, जितने भी तस्वीरों में लोग कैद हैं, आप उनके सामने अपना एक एक पुलिस ऑफिसर का जवान खड़ा कर दीजिए ताकि सभी के हाथ में केमिकल पाउडर देकर एक साथ लोगों की तस्वीर मिटाई जा सके। पुलिस ऑफिसर अपने सभी जवानों को एक एक तस्वीरों के आगे खड़ा कर देते हैं और सभी के हाथों में तस्वीर मिटाने वाला केमिकल पाउडर देते हैं। सभी को निर्देश दिए जाते हैं कि गोली की आवाज़ से आप लोगों को पाउडर उसी तस्वीर पर फेंकना है जिसे हम मिटाना चाहते हैं। और भूत विशेषज्ञ का इशारा मिलते ही पुलिस ऑफिसर गोली चला देता है और देखते ही देखते पुलिस के सभी जवान पाउडर तस्वीरों में फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे म्यूजियम के अंदर धुआं फैल जाता है और कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ ही पलों में जैसे ही दिखना शुरू होता है, लोगों के चेहरों में खुशी की चमक आ जाती है। तस्वीरों के सामने घुमा हुआ हर शख्स वहीं पर खड़ा होता है। सभी अपने अपने रिश्तेदारों को देखकर झूम उठते हैं। भूत विशेषज्ञ ने सभी को तस्वीरों से आज़ाद करा दिया था। एक एक करके सभी को म्यूजियम से बाहर निकाला जाता है, लेकिन अचानक एक आदमी के सिर में गोली लगती है और लोगों की चीख से अफरा तफरी मच जाती है और देखते ही देखते कई गोलियां चलने लगती है। लोगों को कुछ समझ में आता इससे पहले कुछ लोगों की जान चली जाती है। पुलिस ऑफिसर अचानक मोर्चा संभालते हुए भूत विशेषज्ञ के पास आते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि गोलियां चलाने वाले लोग पुलिस के जवान ही होते हैं। पुलिस ऑफिसर भूत विशेषज्ञ से पूछते हैं, मेरे लोग अचानक से ऐसे क्यों हो गए जो कि आम जनता को गोली मार रहे हैं? भूत विशेषज्ञ के सामने नई समस्या खड़ी हो चुकी थी। उसके मन में अंदेशा तो था कि आत्माएं अब पुलिस के जवानों के शरीर के अंदर में जा चुकी हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकालने का तरीका उसे नहीं पता था। भूत विशेषज्ञ पुलिस ऑफिसर को म्यूजियम के बाहर ले जाने को कहता है ताकि म्यूजियम बंद किया जा सके। पुलिस ऑफिसर गोलियों से बचते हुए भूत विशेषज्ञ को म्यूजियम के बाहर सुरक्षित निकाल देते हैं
और म्यूजियम का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। कुछ ही देर में गोलियां चलना तो बंद हो जाती है, लेकिन इस घटना ने शासन के म्यूजियम खोलने के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। शहर से कई किलोमीटर दूर एक वीरान रेगिस्तान था। रेगिस्तान के आसपास कुछ ऐसे रहस्यमयी जगह थे जहां खनिज पाए जाने के संकेत मिले थे, जिसकी लालच में कई लोग उस रेगिस्तान में जाने की कोशिश करते थे और रेगिस्तान की रेत में कहीं खो जाते थे। हालांकि कुछ लोगों का अनुभव वहां से वापस आने का भी था, लेकिन वो रेगिस्तान के ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाए थे, इसलिए उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। ऐसे ही एक आदमी जिसका नाम कृपाल सिंह था। दरअसल वो ऊंट से रेत के रास्ते सामान ढोने का काम करता था। एक दिन गलती से वो भटक कर मौत के रेगिस्तान के करीब पहुंच जाता है, लेकिन उसका ऊंट आगे ही नहीं बढ़ता और वो वापस लौट आता है। कृपाल सिंह ने भूतिया रेगिस्तान के खूनी हलचल महसूस की थी। उसे समझ आ गया था कि अगर उसका ऊंट उस जगह से उल्टे पांव भागा है तो ज़रूर वहाँ कोई खूनी रहस्य छुपा है। रेगिस्तान में एक सोलर प्लांट लगने वाला था, जिसके लिए रहस्यमय रेगिस्तान में सर्वे टीम रिसर्च करने पहुंचती है। रिसर्च टीम को पता लगता है कि रेगिस्तान के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा तेज सूरज की रोशनी आती है, क्योंकि उसी की किरणों की मदद से विद्युत उत्पादन किया जा सकता था। रिसर्च टीम स्पेशल गाड़ी से रेगिस्तान में पेट्रोलिंग करने लगती है। रेत में गाड़ी की गति कम होती है, इसलिए वो धीरे धीरे ही रेगिस्तान का तापमान नापते हुए बढ़ते जाते हैं। लेकिन अचानक वो उसी मौत के कुएं के करीब पहुंच जाते हैं जहां से कोई वापस नहीं आ सका। गाड़ी मौत के कुएं की रेत से फिसलने लगती है। गाड़ी का ड्राइवर ब्रेक लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुएं की ढलान की वजह से वो संतुलन खो देता है और गाड़ी मौत के कुएं में समा जाती है और हजारों टन रेत गाड़ी को दबा देती है। यहाँ कंपनियों को सूचना मिलती है कि उनकी गाड़ी का कोई पता नहीं चल रहा। कंपनी के अधिकारी सैटेलाइट्स पिक्चर मंगवाते हैं ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि एक वक्त के बाद सैटेलाइट पिक्चर में भी उनकी गाड़ी नज़र नहीं आती। रेगिस्तान का रहस्य खुलने के बजाय उलझता ही जा रहा था। कंपनी के बहुत से पैसे उस प्रोजेक्ट में लगे थे, इसलिए उन्हें किसी भी हालत में सर्वे पूरा करना ही था। कंपनी के अधिकारियों को पता चलता है कि कृपाल सिंह नाम का एक आदमी उस सैटेलाइट पॉइंटिंग से आगे तक जा चुका है, जिसके सबूत वीडियो में हैं। अधिकारी टीम के साथ वो लोग कृपाल सिंह के घर पहुंचते हैं। कृपाल सिंह घर में खाना बना रहा होता है और अधिकारियों को दरवाजे पर देखते ही पूछता है, आपको किससे मिलना है? अधिकारी उसी से उसी के नाम से संबोधित करते हुए हाथ बढ़ाते हैं। कृपाल सिंह सभी को बैठने को कहता है और जब उसे पूरी बात पता चलती है तो वो उन्हें मना करने लगता है। वो उन्हें बताता है कि वहाँ कोई रहस्यमय शक्ति है जो मुझे महसूस हुई है, आप अपना काम रोक दीजिए। लेकिन कंपनी के अधिकारी कृपाल सिंह को मोटी रकम की लालच देते हैं और उसे अपनी रिसर्च टीम का हिस्सा बना लेते हैं। कृपाल सिंह काफ़ी समय से बेरोजगार था और उसके सर में कई लोगों की उधारी थी, इसलिए मजबूरी में उसे
उसे रिसर्च टीम का हिस्सा बनना ही पड़ता है। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन वो रेत का बादशाह था। उस रेगिस्तान में कृपाल सिंह से ज़्यादा कोई नहीं गया था, इसलिए उसे कुछ लोग रेगिस्तान का जहाज भी कहते थे। दोबारा से रिसर्च टीम उसी दिशा में गाड़ी की ओर आगे बढ़ती है, लेकिन कृपाल सिंह गाड़ी के आगे अपनी ऊँट से चलता है। उसे पूरा यकीन है कि खतरा समझ आते ही उसका ऊँट उसे आगाह कर देगा। इस बार कृपाल सिंह काफ़ी आगे तक बढ़ता जाता है, लेकिन ऊँट कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। कृपाल सिंह को संदेह होने लगता है कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है कि इस बार ऊँट को भी पता नहीं चल रहा हो कि आगे खतरा है। कृपाल सिंह के पीछे रिसर्च टीम की गाड़ी बढ़ रही होती है। अचानक गाड़ी की गति तेज होने लगती है और वो फिसलते हुए कृपाल सिंह के बगल से निकल जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि गाड़ी की गति अपने आप ही तेज कैसे हो रही है। धीरे धीरे उनकी गाड़ी कुएं की रेत में चली जाती है। कृपाल सिंह घबरा जाता है और ज़ोर ज़ोर से उन्हें आवाज़ लगाता है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता कि वो सुरक्षित खड़ा हुआ है, लेकिन उसके आजू बाजू की रेत फिसल कर कुएं में जा रही है। वो अपने ऊँट को पीछे करके वापस आ जाता है, और जब कंपनी के सभी लोगों को ये पता चलता है तो वो इस बात की गंभीरता को समझते हुए अपना काम रोक देते हैं। सभी उसे मौत का कुआं घोषित कर देते हैं। दरअसल वो कुआं रेगिस्तान का रक्षक है, जो रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करता है और वहाँ किसी भी प्रकार का बदलाव होने नहीं देना चाहता। कुएं के अनसुलझे रहस्य के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। सारे ज़रूरी सामान और खाने पीने की कुछ चीज़ें लेकर रमेश दूसरे शहर की ओर कार की स्टीयरिंग पर हाथ जमाए कुछ रोमांचित कर देने वाले गानों को सुनते हुए निकल पड़ा उस नई जगह जहां अभी अभी उसका तबादला हुआ था। रास्ते में गाड़ियों की तादाद और भीड़ भी काफ़ी थी। शाम ढलकर रात होने जा रही थी। रात में अकेले सफ़र तो कटेगा नहीं, इसलिए गुनगुनाते और अपने दोस्तों से कॉन्फ्रेंस कॉल पर बातें करते और आने की सूचना देते हुए हाईवे से होकर निकल रहा था। रात भर का सफ़र और वो भी अकेले जाना आसान नहीं होता। रास्तों में बियर कटक चुका था, पानी की बोतल भी खाली हो चुकी थी, प्यास लगी थी जोरों की। हाईवे पार होने का इंतज़ार था। रात भी काफ़ी हो चुकी थी। कॉन्फ्रेंस कॉल में बातें खत्म हुई। अब हाईवे के ओवरब्रिज से नीचे आकर बाएं हाथ से होकर जाने वाले रास्ते की ओर मुड़ा। सुनसान झाड़ियों वाले रास्ते पर कार चले जा रहे थे। काले घने अंधेरे को कार की लाइटों से निकलती रोशनी चीरते हुए अपना रास्ता बना रहे थे। काफी रात हो चुकी थी। रास्ते पर ना तो कोई घर था और ना ही कोई तालाब। अरे यार, पानी भी खत्म हो गया, अब क्या करूं? कहता हुआ बियर के बोतल को छूने लगा, पर वो भी खाली सी महसूस होने लगी। 2 बजे का समय था और रास्ता भी अकेले काटना मुश्किल। साथ ही साथ मोबाइल्स के सिग्नल भी डेड हो चुके थे। जाना था शहर से 210 किलोमीटर दूर। आधे से ज्यादा रास्ता तो निकल चुका, पर भूखे प्यासे शरीर कब तक साथ दे, ये सब सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी बहुत देर बाद एक ढाबा दिखाई दिया। चलो, कुछ तो मिला, कहते हुए उसने कार वहां जाकर रोका और निकलकर ढाबे में रखे चौपाई पर जाकर बैठ गया।
काफी लंबा रास्ता अभी भी बचा है, करीब 50 किलोमीटर, पर थोड़ा आराम तो मिला। ये बातें सोचते हुए अपने चेहरे को रुमाल से पोंछ ही रहा था कि तभी महसूस हुआ कि कोई उसके हाथों को छू रहा है। तुरंत चेहरे से रुमाल हटाकर सामने देखा। एक जवान लड़का करीब 20 साल का उससे पूछ रहा था, क्या चाहिए साहब? देखने में थोड़ा सांवला सा था, पर उसकी वेशभूषा बहुत ही पुराने जमाने के लग रहे थे, जैसे कि अब उन कपड़ों का ट्रेंड नहीं रहा हो। जा, एक गिलास पानी, ठंडी बियर और साथ में तंदूरी कबाब लाना। सारी बातों की बिल्कुल उपेक्षा करते हुए रमेश ने खाने का ऑर्डर दे दिया। आखिर भूख लगने पर कुछ भी सोचता कहाँ है किसी को। उस लड़के के जाने के बाद रमेश गौर से ढाबे को देखने लगा। अच्छा सुंदर सजा हुआ था। चारों तरफ लाइटों के अंदर आग जैसी रोशनी जलती दिखी। चारों तरफ नजर घुमाने पर बिजली के सारे उपकरणों में भी ऐसा ही महसूस हुआ। सामने बैठा एक शख्स चेहरे पर टॉवल डालकर बैठा था। हाथों को चौपाई पर टिकाकर उसके दोनों पैर हिल रहे थे और टॉवल से ढका हुआ सिर वो घुमा रहा था धीरे धीरे। अजीब ही समय था। रात का अंधेरा, सुनसान रास्ते और झाड़ियों के बीच से होकर निकलना कोई मामूली बात नहीं थी। अचानक दूर एक आदमी पर नजर पड़ी, जो एक छोटी सी टपली हाथों में लिए आंखें बंद करके जमीन पर बैठा था। ढाबे वाले लड़के ने सारे खाने पीने की व्यवस्था करने के बाद रमेश के सामने रखी और जाने लगा। सुन छोटू, रमेश ने आवाज लगाई। हाँ भैया बोलिए। थोड़ा सा खाना सामने बैठे भिखारी को भी दे दे मेरी तरफ से। कहाँ है भिखारी? अरे सामने वो जो टपली लेकर बैठा है वहां। वहां तो मुझे कोई नहीं दिख रहा भैया। अरे उधर नीचे देख। बोलते हुए रमेश ने सिर घुमाया और आंखें फटी की फटी रह गई। कोई नहीं था वहां पर, खाली रास्ते के बीच। अच्छा छोड़, कहीं चला गया हो गया। और कुछ लाऊं साहब? नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो बोलता हूं। जैसे ही जलपान लेने की तैयारी करके पहला निवाला लेने ही वाला था कि सामने बैठे व्यक्ति के पैर जले हुए और फूटते हुए फोड़े दिखने लगे, जो कि अब तक तो बिल्कुल ठीक थे। हाथों में काले लकीरें दिख रहे थे और गड्ढे भी। समझ में कुछ नहीं आ रहा था। भूख प्यास और अब डर परेशान करने लगा। छोटू, छोटू, रमेश ने आवाज लगाई। क्या हुआ साहब? कहते हुए छोटू सामने आकर खड़ा हो गया। उसके आते ही रमेश के हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि उसकी नजरें छोटू के पैरों पर थी, जो बिल्कुल उल्टे और जले कटे थे। तुरंत सब कुछ छोड़कर कार की ओर भागा और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। आखिर वो सब क्या था? वो लोग कौन थे? अनगिनत सवाल मन में चल रहे थे। ये सब सोचते हुए वो अपने नए शहर पहुंच गया और चैन की सांस ली। पहुंचकर सबसे पहले सुबह सुबह अपने दोस्त सुरेंद्र के घर पहुंचा। वो क्राइम अखबार का रिपोर्टर था। रमेश उसे सारी बातें बताने ही वाला था, पर सुरेंद्र ने उसे आराम से बैठने की सलाह दी। कुछ देर आराम से बैठने के बाद एक अखबार के बंडल के सबसे पहले जो अखबार था, जो कि 3 साल पुरानी थी, उस पर नजर गई। उस अखबार को देखकर वो हैरान था और सुरेंद्र से अखबार का वो पन्ना देने की गुजारिश करने लगा। अखबार पढ़ने के बाद रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो दोनों हाथों से अखबार को पकड़े हुए बिल्कुल एकटक मुंह खोलकर अचंभित होकर सामने दीवार की तरफ देखने लगा। क्या हुआ जनाब, कहाँ खो गए? सुरेंद्र ने आंखों के सामने हाथ फेरते हुए कहा।
नींद टूटी और हाथ में रखे अखबार को दिखाते हुए, कल मैं यहाँ गया था और इन लोगों से भी मिला था। जिसके बाद रमेश ने उसे पूरी बात बता दी। अखबार के हेडलाइन में लिखा था, एक कार के अचानक सिलेंडर पर लगी ठोकर से हादसा, ढाबे में भीषण आग, 15 लोगों की मौत। सुरेंद्र सब समझ गया, क्योंकि आते जाते ऐसी घटनाएं बहुत से लोगों से सुनने को मिली थी।